हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वीपी एजुकेटर एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस ऑफ योर क्लास 10th। सो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं अपना द टॉपिक न्यूट्रिशन। और बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कशन की थी कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ यू वांटेड टू से वेदर ही और शी इज़ लिविंग, वेदर ही और शी इज़ अलाइव और नॉट, वी डिफाइन सम ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, लाइक इफ दे शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना, वी कैन से द पर्सन इज अलाइव। सो द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस विच इज एसोसिएटेड दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज योर न्यूट्रिशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस का, हम कह सकते हैं कि इनिशियल पार्ट, है ना, डैट इज योर पहला लाइफ प्रोसेस जो कि है न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको जो है कंप्लीट करेंगे। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है सो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वीपी एजुकेटर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ बच्चों। सो द क्वेश्चन अराइजेस, भाई न्यूट्रिशन होता क्या है ना, न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन बच्चों क्या है? सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना, और फूड को लेना ही नहीं बल्कि उस फूड को यूटिलाइज करना अपनी बॉडी में, वो होता है तुम्हारा न्यूट्रिशन। क्लियर है कि नहीं है? सो बेसिकली देखो क्या है न्यूट्रिशन में, तुम पहले क्या करते हो, तुम खाने को लेते हो और खाने को फिर अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हो अपनी सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले तुमको एनर्जी चाहिए एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम योर फूड। और फूड को समझने के लिए हमें न्यूट्रिशन को पढ़ना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है? नाउ बच्चों, सबसे पहले तुम क्या करते हो, तुम फूड को ऑब्टेन करते हो। इफ़ यू सी द पार्ट्स, सो इफ़ यू सी द पार्ट इन्वॉल्व इन योर न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग फूड। सबसे पहले भाई तुम अपने फूड को ऑब्टेन करोगे, ठीक है। फिर उसको तुम क्या करोगे, ऑब्टेन करने के बाद देन यू डाइजेस्ट इट, फिर तुम उसको डाइजेस्ट करोगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी तुम्हारा न्यूट्रेंट बना, यू देन एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रेंट, अपनी बॉडी में इस न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करोगे। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उस न्यूट्रेंट को तुम यूज़ करोगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। अपनी डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए यूज़ करोगे। फिर उसके बाद भाई न्यूट्रिशन में अगर तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, फिर उसके बाद क्या आता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, लेट्स से तुमने कोई भी फूड को ऑब्टेन किया, तो भाई फूड को लेना, है ना, फिर फूड को लेके फूड को डाइजेस्ट करना, है ना। डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज़ करोगे एंड आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम तुम क्या करोगे, तुम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड को एब्जॉर्ब करोगे। और जो भी तुमने न्यूट्रेंट अपने खाने से लिए उसको अपने बॉडी में जाके एब्जॉर्ब करवाओगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये न्यूट्रेंट फिर किस लिए यूज़ होगा, ये न्यूट्रेंट यूज़ होगा आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। क्या क्या देगा, एनर्जी देगा आपको, और क्या देगा, तुमको ग्रो करवाएगा, है ना, तुम्हारे तुम्हारे बॉडी को ग्रो करेगा, है ना, तुम्हारी बॉडी को ग्रो करेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी डैमेज हो चुका है, तुमको पता है ना, तुम जिम जाते हो, तुम वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, बच्चों तुम इतने एक्टिव हो, राइट। मैं कह सकता हूँ कि जेनजीज आर दी मोस्ट एक्टिव जनरेशन। और भाई तुम जो भी हो, है ना, हमारी जनरेशन इज़ वेरी एक्टिव। और भाई इस एक्टिव जनरेशन को क्या चाहिए, भर भर के एनर्जी चाहिए, ठीक है। बहुत सारा डैमेज, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हमारी बॉडी में तो चलता ही रहता है, तो उसकी रिपेयर के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, उसकी रिपेयर होने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद ऑब्वियस है बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, देन इट रिमूव फ्रॉम दी बॉडी, है ना, वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है ये बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच कैन बी आस्क इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस डेफिनेशन को आप प्रॉपरली दिमाग में रखेंगे एंड प्रोसेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, सो फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन एनालाइज भाई न्यूट्रिशन में हो क्या रहा है। सबसे पहले तुम खाने को ले रहे हो, ठीक है, फिर खाने को लेके डाइजेस्ट कर रहे हो, फिर डाइजेस्ट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को एब्जॉर्ब कर रहे हो, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी तुम्हारे न्यूट्रिएंट थे तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हारे सेल्स में जाके एसिमिलेट हो रहे हैं। एसिमिलेट का मतलब यूटिलाइज हो रहे हैं, तुमको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स को रिकवर करने के लिए, है ना, और ग्रोथ करने के लिए। फिर इसके बाद जो भी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट था उसको तुमने इंजेस्ट आउट कर दिया, ठीक है। यू कैन सी इन द पार्ट 5 of this picture. Now we are moving towards our next portion. Next portion is importance of nutrition. भाई न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। कौन सा पोर्शन है न्यूट्रिशन का जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है बच्चों, दिस कैन बी आस्क। तो याद रखना बच्चों, जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड, जो फूड में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड में जो तुम्हारे फैट होते हैं, ये तुमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ना। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट कब एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है, ड्यूरिंग द स्टारवेशन। याद रखना बच्चों, व्हेन यू स्टार्व फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन योर फैट इन दिस केस स्टार्ट गिविंग यू एनर्जी, ओके।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फैट का काम होता है प्रोटेक्शन करना, बिकॉज वो तुम्हारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा सेकंड है हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तुम्हारी बोन्स को डेवलप करता है, तुम्हारे साइजेस को इंक्रीज करता है, तुम्हारे मसल को इंक्रीज करता है ना, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है रिपेयर डैमेज टिश्यू। भाई जिम जाते रहते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, बहुत सारे टिश्यूज़ डैमेज होते हैं और उसको रिपेयर करने का काम भी न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। कैसे करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिपेयर डैमेज टिश्यू का काम बेसिकली कौन करता है, वो तुम्हारा प्रोटीन्स करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटीन्स करते हैं, है ना। प्रोटीन्स का कैसे? प्रोटीन्स जैसे कि मसल्स में पाए जाने वाले तुम्हारे मसल्स प्रोटीन होते हैं, है ना। और तुम्हारे हेयर्स में पाए जाने वाले केराटिन कैराटिन प्रोटीन्स होते हैं, तुम्हारे नेल्स में प्रोटीन्स, मतलब बेसिकली तुम्हारी बॉडी जो है, तुम्हारी बॉडी की मसल्स अलग अलग टाइप की प्रोटीन से बनी हुई है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो तुम्हारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए टिश्यूज़ के डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन में कौन सा चाहिए? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ थर्ड पॉइंट में बोला है मेंटेन बॉडी फंक्शन। भाई बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, भाई तुमने एनर्जी तो ली, भाई ये एनर्जी से तुम कर क्या रहे हो? एनर्जी से तुम अपने बॉडी के फंक्शन को मेंटेन कर पा रहे हो, तुम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन कर पा रहे हो, तुम अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रख पा रहे हो, तुम अपने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने हम और क्या बोल सकते हैं, तुम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रख पा रहे हो व्हेन यू गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ द फाइनल पॉइंट इज योर बिल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। न्यूट्रिशन के थ्रू जब तुम प्रोटीन्स लेते हो तो तुम्हारी एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है। न्यूट्रिशन के थ्रू जब तुम क्या लेते हो, जब तुम डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स लेते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेते हो, मिनरल्स लेते हो, तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस को रेगुलेट करता है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ यू कैन एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन बाई द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स बच्चों। तो सबसे पहला क्या है? एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तुम्हारी बॉडी के सेल्स को डिवीजन करवाने में हेल्प करता है, तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ करता है, ठीक है। रिपेयर डैमेज टिश्यू, भाई दौड़ना भागना चला रहता है ना, तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स को डैमेज पार्ट को रिपेयर करेगा। फोर्थ इज योर मेंटेन बॉडी फंक्शन, तुम्हारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करके रखेगा, तुम्हारी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ योर न्यूट्रिशन विच कैन बी आस्क्ड ऑन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ बच्चों हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना बच्चों, इन योर एनसीईआरटी देयर इज अ टू मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज योर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जनरली वो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और अपना खाना खुद बनाने वाले कौन होते हैं? जनरली अपना खाना खुद बनाने वाले ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट तुमको पता है क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विच कैन बी देन यूज्ड एज अ फूड, है ना। फिर वो क्या करेगा? ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तुम्हारे CO2 और वाटर को आपस में कंबाइन करेगा, ग्लूकोज को बनाएगा, और फिर ये ग्लूकोज तुम्हारा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होता है। इसके अलावा वी कैन से दैट सम एल्गी ऑल्सो, है ना, कुछ ग्रीन एल्गी होती है बच्चों विच कैन ऑल्सो योर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गे, क्यों ग्रीन एल्गे? बिकॉज ग्रीन एल्गे के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जिसके पास भी है बच्चों वो अपना खाना खुद बना सकता है, वो अपना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज योर हेटेरोट्रॉपिक, है ना। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का खाना बनाने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती, कोई भी तरीका नहीं होता, देयर फॉर दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेट्स से कैसे बोल सकते हैं? या तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है या प्लांट को खाने वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो समझ में आया? इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से, है ना। जैसे कि एनिमल्स हो गए, तुम्हारे फंगस हो गए, दे आर द हेटेरोट्रॉपिक organism because animals depend on plant and animals, fungus dependent on dead and decaying plant and animal, so they are your heterotrophic organism, है ना। और ये दे परफॉर्म बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बच्चों तीन टाइप होते हैं, एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी लाइन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड एंड गेट नरिशमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन लाइक एक्सक्रीटा, डेड ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। लाइक
एग्जाम्पल है फंगस, ईस्ट एंड मशरूम। देखो क्या होता है बच्चों, तुमको पता है जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डाइजेशन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास कोई प्लांट की ट्विग थी या प्लांट की कोई लीफ थी जो फॉल करके गिर चुकी है ना, अब क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हारा फंगस आएगा। फंगस आएगा, अपने आप को स्प्रेड करेगा और अपने डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करेगा। क्या करेगा, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को बॉडी के बाहर रिलीज़ करेगा, है ना, बॉडी के बाहर रिलीज़ करेगा। और बॉडी के बाहर रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या करेगा, तुम्हारा फंगस इसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता है कि वो उनमें जो डाइजेशन वाला स्टेप है ना वो बॉडी के बाहर होता है। और जब एक बार ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी में एसिमुलेट करता है, यूज़ करता है। क्लियर है कि नहीं है ना। तो ये तुम्हारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग या एक्सक्रीटरी मैटर के ऊपर क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करता है, फिर उसमें से न्यूट्रिशन को लेता है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को करने वालों को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या है सेप्रोफाइट्स का, तुम्हारा फंगस, ईस्ट एंड मशरूम। क्लियर है कि नहीं है। नाउ बी बोलता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बच्चों पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और की बॉडी के अंदर या उसकी सरफेस में रहता है और उस होस्ट की बॉडी में से डाइजेस्टिव फूड को लेता रहता है विदाउट किलिंग द होस्ट, है ना। ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता डायरेक्टली, उसकी बॉडी के अंदर रह के या उसकी सरफेस में रह के उसमें से ब्लड को एब्जॉर्ब करता है या उसकी बॉडी में से डाइजेस्टिव फूड को लेता है। एग्जाम्पल क्या बोला गया देखो, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म रिसाइड ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। तो जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है एंड डिराइव इट्स फूड विदाउट किलिंग अदर ऑर्गेनिज्म, और फिर अपने फूड को डिराइव करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करे बिना। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन शेल्टर एंड फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शेल्टर लेता है और जो फूड लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, है ना। एग्जाम्पल तुम्हारा दे रखा है कस्किटा, है ना, कस्क्यूटा को अमरबेल बोलते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो एनसीईआरटी में बड़े बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स, है ना, फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कस्क्यूटा, कस्क्यूटा को हम अमरबेल भी बोलते हैं, ये तुम्हारा एक प्लांट पैरासाइट है। क्या है बच्चों, प्लांट पैरासाइट है ना, इस तरीके से होता है। अगर मैं तुम्हें हाँ, तो बच्चों सो बेसिकली होता क्या है तुम्हारा, है ना, कस्कूटा के अंदर, कस्कूटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि मैंने तुमको बताया। तो कस्कूटा लेट्स से तुम्हारे पास एक प्लांट था, है ना, ये प्लांट है। तो कस्कूटा क्या करता है, इस प्लांट के चारों तरफ अपने आप को रैप कर लेता है, और रैप करने के बाद छोटे छोटे हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे प्लांट की स्टेम में से, तुम्हारे प्लांट की स्टेम में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, याद रखना, कस्क्यूटा को तुम क्या बोलते हैं, अमर बेल भी बोलते हो बच्चों। क्या बोलते हो, अमर बेल भी बोलते हो, जो कि एक प्लांट पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट है। क्लियर है कि नहीं है, प्लांट पैरासाइट है। ओके, इसके अलावा ऑर्किड्स तुमने देखे होंगे, ऑर्किड्स फ्लावरिंग पैरासाइट्स हैं जिसमें से फ्लावर भी निकलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो यूज न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट। टिक्स हो गया, लाइस हो गया, दे आर द एक्सटर्नल पैरासाइट इन द एनिमल। लीचेस हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गया, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म और प्लाज्मोडियम, ये बॉडी के अंदर रहते हैं। सो दे ऑल कम्स अंडर द पैरासाइट्स ग्रुप, है ना, ये सारे पैरासाइट्स हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या लिखा हुआ बच्चों, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेज ऑफ फूड। तो इसमें ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कुछ सॉलिड पीसेज लेता है, दिस फूड इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड, फिर वो फूड तुम्हारा डाइजेस्ट होता है और फिर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करने वाले कौन है, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमन। सो दे परफॉर्म बेसिकली होलोजोइक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन करता है, जो सॉलिड फूड को पहले लेता हो उसको फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको बेसिकली क्या करेगा, उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमुलेट करेगा, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देगा। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बर्ड्स हो गया, फिशेज हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही परफॉर्म करते हैं। देखो बच्चों, यू कैन सी ऑल दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है सनलाइट को यूज़ करके, है ना, CO2 को यूज़ करके, CO2 को यूज़ करके उसने क्या बना लिया, कंबाइन करके उसने ग्लूकोज बना दिया। ठीक है कि नहीं है। फिर उस ग्लूकोज को किसने यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया, है ना। तो उसने CO2 लिया, उसने वाटर लिया, है ना, वो वाटर लेगा,
वो वाटर लेगा, वो CO2 लेगा, दोनों को कंबाइन करके क्या बना देगा, वो बना देगा ग्लूकोज, है ना, स्टोर्ड एनर्जी बना देगा, और O2 भी रिलीज़ कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुम्हारे 3 टाइप के हैं। एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हम करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, अमीबा करता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो डेड और डिकेइंग मैटर के में बेसिकली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि कस्क्यूटा है, तुमने देखा प्लांट के चारों तरफ रैप हो रखा है। इसके अलावा तुम्हारे टीक्स हो गए, लाइसेस हो गए, दे आर द एक्सटर्नल पैरासाइट्स, जो दूसरे होस्ट की बॉडी में रह के उसमें से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ठीक है, होप सो इतना समझ में आएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर न्यूट्रिशन इन प्लांट बच्चों, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसको हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, सो बच्चों क्या है, सबसे पहले क्या है, प्लांट अपने न्यूट्रिशन को करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करता है, वो यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस का। किसका यूज़ करता है? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस है क्या बच्चों? सो फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसका यूज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट, और जो खाना बनता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो किस फॉर्म में स्टोर रहती है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन तुम्हारा रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, तुमने ली सनलाइट, तो सनलाइट इज योर लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है भाई? ये तुम्हारी लाइट एनर्जी थी, है ना, लाइट एनर्जी थी। और तुमने ग्राउंड से लिया वाटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर से लिया CO2। तो तुमने क्या करा, तुमने अपने CO2 को तुमने अपने वाटर के साथ कंबाइन किया, किस एनर्जी की हेल्प से? सनलाइट एनर्जी की हेल्प से। और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसने किया? क्लोरोफिल ने किया। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में, ठीक है, जो कि तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में। और साथ में क्या रिलीज़ कर देगा? साथ में रिलीज़ कर देगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन गया? तुम्हारा ग्लूकोज बन गया और साथ में तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज हो गया। सो दिस इज योर फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस जिसमें तुम्हारा ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज योर ग्लूकोज एंड दे ऑल्सो रिलीज O2। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज, किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये तुम्हारा बाद में जाके स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर है कि नहीं है ना, स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों? फोटोसिंथेसिस क्लियर होगा, आई होप सो। ठीक है, नाउ बच्चों, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन? देखो, अगर समटाइम ऐसा होता है, दो टाइप की इक्वेशन है। एक इक्वेशन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये गिवन है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि भाई तुम जो है ना अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाली लिख कर आना। और अगर जर्नल पूछा जाए, बैलेंसिंग करने के लिए पूछा जाए, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6, जो कि ग्लूकोज है, प्लस O2 निकला। ठीक है, तो याद रखना 6 6 6। ठीक है, क्या याद रखोगे? 6 6 6 6 6 6। ठीक है, 6 CO2, 6 H2O और 6 O2 निकलेगा, और कार्बन के साथ तो 6 है ही। ठीक है, इसके अलावा तुम देखोगे कि एनसीईआरटी में ये वाली लिखी है कि भाई CO2 वाटर के साथ कंबाइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या निकला? तुम्हारा निकला ग्लूकोज, O2 एंड H2O। ठीक है, H2O अगेन निकलता है थोड़ा वेपर की फॉर्म में, इसलिए इधर पर याद रखना क्या होगा? 6 12। ठीक है, 6 6 6। और इधर पर तुम कैसे याद रखोगे? 6 6 6 6। क्लियर है कि नहीं है? 6 12 6 6 6 6 6 6 6। ठीक है, ऊपर वाली तुम्हारी जनरल इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन इज गिवन योर एनसीईआरटी। तो मैं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो कौन सी इक्वेशन लिख के आओगे? नीचे वाली इक्वेशन लिख के आओगे, जिसमें तुम्हारा वाटर वेपर की फॉर्म में H2O निकल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, नाउ बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए तुम्हें कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? तुम्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 चाहिए, CO2 के साथ साथ तुमको चाहिए पिगमेंट, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जो कि है क्लोरोफिल। इसके अलावा तुम्हें चाहिए सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट के साथ आपको चाहिए वाटर। क्लियर है कि नहीं बच्चों? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द CBSE बोर्ड्स। क्वेश्चन आएगा देखना भाई, 2027 में जो बोर्ड एग्जाम में बैठेगा, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्वेश्चन विच कैन बी मेड फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है कि भाई वो तुम्हारे ग्रीन टिश्यूज़ के अंदर होती है। और ये ग्रीन टिश्यूज़ जनरली क्या होते हैं? ग्रीन टिश्यूज़ तुम्हारे लीव्स होते हैं, और इन सम केसेस तुम्हारे पास यंग स्टेम भी होती है जो ग्रीन कलर की होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू, फर्स्ट इज योर लीफ एंड सेकंड इज योर ग्रीन स्टेम। ठीक है, जो भी यंग ग्रीन स्टेम्स होती है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। अब अगर तुम देखोगे ये लीफ का तुमको एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है कि लीफ को अगर तुम काटोगे बीच में, लेट्स से तुम्हारे पास ये लीफ थी, है ना, तुमने लीफ को यहाँ से कट किया
और लीफ को तुमने जैसे यहाँ से कट किया, यू विल फाइंड दैट कि तुमको पता चलेगा कि लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है ना। इस क्रॉस सेक्शन को क्या कर रखा है यहाँ पर, तुमको जूम करके दिखा रखा है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर है तुम्हारी क्यूटिकल लेयर। भाई सबसे ऊपर तुम्हारी क्यूटिकल लेयर होती है। इस क्यूटिकल लेयर का काम ये होता है कि ये तुम्हारे लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है और तुम्हारे लीफ को एंजाइमेटिक अटैक से और बैक्टीरियल अटैक से भी प्रिवेंट करती है। तो एक बोल सकते हैं कि एक स्लाइमी लेयर है, ठीक है, एक तुम्हारी स्लिपरी लेयर है अबव द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, जिसको तुमने बोला अपर क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम होता है ये तुम्हारे लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगी और जिसकी वजह से पानी सेफ रहेगा। इसके अलावा ये तुम्हारे बैक्टीरियल और एंजाइमेटिक अटैक से भी प्रिवेंट करती है। इसके नीचे है तुम्हारा सबसे टॉप एपिडर्मिस, जिसको तुम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है सरफेस लेयर, उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अपर एपिडर्मिस के नीचे तुम्हारे पास एक बड़े बड़े, ठीक है, मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, पिचके हुए। इसलिए हमने इसको बोलते हैं, इन पिचके हुए बड़े बड़े सेल्स को हम बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स का काम क्या है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के बाद तुमने देखा होगा तुम्हारे पास कुछ इस तरीके के, ठीक है, रैंडम दिखने वाले मेसोफिल सेल्स हैं। इसलिए हमने इसको बोल दिया स्पॉन्जी सेल्स। हमने इसको बोला स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। क्या बोला, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल क्योंकि ये एक रैंडम शेप के, इसलिए इनके बीच में बहुत सारा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। देखा, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है जहाँ पर तुम्हारा एयर स्पेसेस होते हैं। क्लियर है कि नहीं है। इसके अलावा तुम देखोगे पैलिसेड मेसोफिल सेल और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है, तुमको छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे ग्रीन कलर के। ये तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट हैं और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जैसे ही तुम सबसे नीचे वाली लेयर में आ जाओगे तो लोअर एपिडर्मिस तुमको दिखाई देगा। लोअर एपिडर्मिस में तुमको कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसको तुम बोलते हो स्टोमैटल पोर। क्या बोलते हो, स्टोमैटल पोर, ठीक है। स्टोमैटल पोर के पास क्या है, गार्ड सेल्स हैं जो इस स्टोमैटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। स्टोमैटल पोर तुम वहाँ पर प्रेजेंट होंगे जहाँ पर तुम्हारा एयर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जब तुम्हारा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल या तुम्हारा पैलिसेड मेसोफिल सेल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है उनके पास, तो वो O2 को रिलीज करेगा, वाटर को रिलीज करेगा, जैसे पीछे देखा था हमने। तो वो जो O2 और वाटर है ना, वो इस एयर स्पेसेस के बीच में फिल्ड हो जाएंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और सिमिलरली जो CO2 है वो यहाँ से अंदर जाके तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए तुम्हारे जो स्टोमेटा होते हैं उनके ऊपर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और याद रखना, अगर तुम्हारा ये एक नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस में ज़्यादा होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वाई स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस, ठीक है। लोअर सरफेस में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लोअर सरफेस में डायरेक्ट सनलाइट फॉल नहीं करती। तो डायरेक्ट सनलाइट अगर फॉल नहीं करेगा तो वो ट्रांसपीरेशन को ज़्यादा नहीं करेगा, वो वाटर लॉस को ज़्यादा नहीं करेगा। इसलिए टू मिनिमाइज वाटर लॉस योर स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, है ना। अब एक्चुअल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके नीचे क्यूटिकल की लेयर है अगेन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं भाई, तुम्हारा जो है व्हाट इज द रोल ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल, ठीक है। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आर द टॉल column like cell which contain chloroplast which help in photosynthesis. Spongy mesophil cells are the your बोल सकते हैं uneven cell mesophil cell which contain chlorophyll and also make air spaces, है ना। एयर स्पेसेस के साथ कौन से अगेन तुम्हारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोमेटा होते हैं जहाँ पर तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, ठीक है। तो ये ढंग से कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्ट डायग्राम दे दें तुमको, लेबलिंग करने के लिए दे दें, तो पता होना चाहिए सबसे पहले क्या है अपर क्यूटिकल, क्यूटिकल का रोल क्या है पता होना चाहिए। अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे पैलिसेड, पैलिसेड के नीचे स्पॉन्जी, स्पॉन्जी के नीचे एयर स्पेस, एयर स्पेस के नीचे लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। क्यों स्टोमेटा प्रेजेंट है, क्योंकि लोअर एपिडर्मिस में डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती जिसकी वजह से पानी सेफ रहता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चों हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले जो तुम्हारा क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना है और ग्रैना के अंदर क्या है, ग्रैना की सरफेस में क्लोरोफिल है। सो बेसिकली सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो तुम्हारा सन की एनर्जी है इज एब्जॉर्ब बाई दी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तुम्हारे सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना, ये तुम्हारी कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी तुम्हारी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन सी है ये केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी है तुम्हारी ATP और NADP, ठीक है, NADPH, है ना। ATP और NADPH में कन्वर्ट होगी। अब ये NADPH क्या करेंगे, ये इसके अलावा देखो क्या, सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल की हेल्प से। सेकंड स्टेप में लाइट एनर्जी तुम्हारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और तुम्हारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ। क्या हुआ, ग्रैना के अंदर, ये जो ग्रैना है ना,
ये जो मैंने बनाया इसके अंदर ये जो है इसका जूम वाला स्ट्रक्चर है ना, ये तुम्हारा आउटर स्ट्रक्चर है, ये ग्रेना है। ग्रेना की सरफेस में तो तुम्हारी क्या है, क्लोरोफिल है। ग्रेना के अंदर तुम्हारा वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर H2O जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, H2+O2 में, है ना। H2+O2 में प्लस क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तुम्हारा जो वाटर है जो रूट से आया वो तुम्हारा ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 और O2 में और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, और जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा CO2, वो तुम्हारे इस हाइड्रोजन की हेल्प से क्या होगा, इस हाइड्रोजन की हेल्प से रिड्यूस हो जाएगा किसमें, तुम्हारे ग्लूकोज में C6H12O6 में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और तुम्हारा CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि CO2 का O2 रिमूव हो गया है। रिमूव होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इधर पर किसका रिडक्शन हो रहा है, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। किसकी हेल्प से हो रहा है, बाई हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन की हेल्प से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट। तो पहला वाला पॉइंट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, दूसरे वाले पॉइंट में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूज़ किया, कन्वर्ट किया ATP और NADPH में, और तुम्हारी ग्रेना के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई। अब ये जो केमिकल एनर्जी बनी है क्या करेगा, ये तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारे वाटर को आपस में कंबाइन करवा के तुम्हारे ग्लूकोज में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा, ठीक है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर है जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, कुछ इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में आता है लाइट की इंटेंसिटी, भाई लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होगी तो तुम्हारे क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा लाइट इंटेंसिटी एक मिनिमम हम बोल सकते हैं कि रेगुलेटरी कंडीशन में होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होगी फोटोसिंथेसिस कम होगा, ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो उससे उसके ऊपर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक फिक्स कंसंट्रेशन होना चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, H2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर ना ही ज़्यादा लो ना ही ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तब भी तुम्हारे जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा होगा तो तुम्हारे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जिसकी वजह से तुम्हारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। इंटरनल फैक्टर की बात करें, प्लांट का अपना खुद का अंदर का फैक्टर क्या है, क्लोरोफिल का कंटेंट। क्लोरोफिल कम होंगे तो फोटोसिंथेसिस कम, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। लीफ की एज, अगर लीफ तुम्हारा यंग है, ग्रीन है, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। एंजाइम की एक्टिविटी, अगर एंजाइम तुम्हारे एक्टिव हैं तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। अगर तुम्हारे प्लांट में समहाउ एंजाइम काम नहीं कर रहे, तो एंजाइम काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी तुम्हारी फोटोसिंथेसिस में इफेक्ट होगा, है ना। नाउ बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है, देखो याद रखना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप की होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी दो टाइप की होती है, एक होता है तुम्हारा एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और एक है बच्चों कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन है जिसमें दो चीज़ें आपस में क्या होती है, कंबाइन होती है और सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। और कैटाबॉलिज्म मतलब काटो, काटो का मतलब एक सिंगल चीज़ तुम्हारी कट जाएगी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती है और एनाबॉलिज्म में चीज़ें जुड़ती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा CO2 और तुम्हारा H2O आपस में जुड़ रहा है और जुड़ के तुम्हारा ग्लूकोज बन रहा है ना, C6H12O6 बन रहा है, इसलिए ये एनाबॉलिक है, ठीक है। एनाबॉलिक का मतलब एडिशन, चीज़ों का जुड़ना। कैटाबॉलिज्म का मतलब है टूटना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर जुड़ रहे हैं, इसीलिए इट इज़ योर एनाबॉलिक प्रोसेस विच प्रोवाइड फूड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला तो इंपॉर्टेंस यही है कि भाई एनाबॉलिक प्रोसेस है और फूड बनाती है। प्योरीफाई द एटमॉस्फेरिक एयर बाय द कंज्यूमिंग CO2, तुम्हारे एटमॉस्फेरिक एयर को प्योरीफाई करती है, CO2 को कंज्यूम करती है और ऑक्सीजन को निकालती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। ट्रांसफर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तुम्हारी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, एक सोर्स ऑफ एनर्जी चैनलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। सन की एनर्जी जो आ रही है उसको हमको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे लिए शुगर बनाता है, हमारे लिए खाना बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। नाउ बच्चों, स्टोमेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा है तुम्हारा स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तुमने देखे होंगे लीव्स, अभी दिखाया था, लीव्स के लोअर सरफेस में छोटे छोटे पोर्स है जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन को करने में हेल्प करते हैं। जब तुम्हारा स्टोमेटा ओपन होता है तो ही गैसेस निकलती है जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर रिमूव होता है। एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री और एग्जिट करवाते हैं, है ना। अब ये जो तुम्हारा स्टोमेटा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये देखो, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए दो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ये सेल्स को हम बोलते हैं तुम्हारे गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, गार्ड सेल्स बोलते हैं। सो दीज टू सेल्स इज कॉल्ड गार्ड सेल्स, है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पे,
ये वाला और ये वाला, ये तुम्हारे गार्ड सेल्स हैं, है ना। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, तुम्हारी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं, अगर तुम्हारा स्टोमेटा के अंदर पानी चले जाता है, ठीक है, पानी कहाँ से जाएगा, एपिडर्मल सेल से, ठीक है, एपिडर्मिस से इसके चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स हैं। तो अगर तुम्हारा एपिडर्मल सेल से वाटर अंदर चले जाएगा तो गार्ड सेल तुम्हारे फूल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर वाटर तुम्हारा अंदर जाएगा तो वाटर के अंदर जाने से तुम्हारे गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे, और स्वेल करने की वजह से तुम्हारा जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो तुम्हारे O2 बाहर, वाटर बाहर, CO2 अंदर, और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, ट्रांसपिरेशन स्टार्ट। लेकिन समहाउ तुम्हारे इन सम कंडीशन पानी को सेव करना होता है, तो हमेशा स्टोमेटा को ओपन नहीं रखना, क्लोज भी करना होता है। तो कैसे क्लोज करा जाता है, तुम्हारे जो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि किडनी शेप या बीन शेप सेल्स हैं, वो अपने वाटर को एपिडर्मल सेल्स को दे देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और बाहर जब निकाल दिया तो उसकी वजह से तुम्हारे जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने की वजह से वो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भाई होता क्या है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट जब होती है गार्ड सेल के अंदर, ठीक है, तो अगर वाटर तुम्हारे गार्ड सेल के अंदर चला गया तो वो गार्ड सेल को स्वेलअप कर देंगे, स्वेलअप करने से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, और स्टोमेटल पोर के ओपन होने से तुम्हारा गार्ड सेल, तुम्हारा स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। वहीं अगर तुमको स्टोमेटल पोर को क्लोज करवाना है तो पानी को निकाल के एपिडर्मल सेल को भेज दो, जिसकी वजह से तुम्हारा गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारे स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट होती है। कौन करता है रेगुलेट, गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसे करते हैं, बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की कंडीशन को चेंज करके, पानी के अमाउंट को चेंज करके, अपने आप के टर्गर प्रेशर को वेरी करवा के वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करवाते हैं। क्लियर है कि नहीं बच्चों, है ना। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जब स्वेल हो जाता है तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो इसके अंदर की वैक्यूल होगी वो क्या करेगा, वो तुम्हारे प्लांट गार्ड सेल्स को एक तरीके से पुश करेगा और उसको स्वेल कर देगा। तो स्वेल करने का मतलब ये होता है टर्गर प्रेशर का इंक्रीज होना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। H2 अंदर जाएगा, वैक्यूल के अंदर पानी भर जाएगा, पानी भरने की वजह से वैक्यूल की वॉल्स क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, टर्गर प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टोमेटल पोर, तुम्हारा गार्ड सेल थिक हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और तुम्हारा स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। तो बच्चों इसको बड़ा ध्यान से करना है, ठीक है कि नहीं है। तो पूछा जा सकता है हाउ स्टोमेटल पोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और बार बार पूछा भी जाता है, तो तुम्हें ये आना चाहिए। ओके, ना बच्चों अगला क्या है। आज हमने इतना ही कवर करना है, फिर इसके बाद जो है कुछ एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ योर एक्टिविटीज़ 5.1 एंड 5.2, उसको मैं एक और लेक्चर में कवर करवाऊंगा। देन वी स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो बच्चों अगर ये तुमको बढ़िया तरीके से समझ में आया है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल VP एजुकेटर, ठीक है। इसी तरीके से सारी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ लाइफ प्रोसेसेस की, ठीक है। लाइट की सारी वीडियोज़ डाल दी है, और तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सारी वीडियोज़ डाल दी है। गो एंड वॉच टू द चैनल VP एजुकेटर, एंड थैंक यू बच्चों।